दोस्तों, हिंदी सिनेमा में अजय देवगन को हमेशा मिस्टर भरोसेमंद का खिताब मिलता रहा है क्योंकि वो दमदार कहानियों पर फिल्में जो बनाते हैं। मैं इस वीडियो में अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर फिल्म रेड 2 की कहानी आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। तो चलिए सीधे फिल्म पर चलते हैं। फिल्म शुरू होती है और बहुत सारी गाड़ियां रात के अंधेरे में जा रही हैं। आमिर पटनायक, जिन्होंने ताऊजी के घर पर रेड डाली थी, अब 7 साल के बाद राजस्थान के एक राजा के किले में जो महल जैसा दिखता है उसमें रेड मारने वाले हैं। महल में एक शानदार पार्टी चल रही है जहाँ शराब और नशा उरूज पर है, जहाँ राजा अंग्रेज लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा है। इधर गाड़ियों का काफिला लगातार किले के करीब आता जा रहा है। राजा का एक मुखबिर बाइक से किले की ओर भागता है और खबर देता है कि आज किले पर रेड पड़ने वाली है। दूसरी ओर अमेय पटनायक अपने ड्राइवर से कहते हैं कि गाड़ी दूसरी तरफ ले लो, और उनकी गाड़ी काफिले से अलग होकर दूसरे रास्ते पर चली जाती है। सुबह हो चुकी है, सरकारी गाड़ियां किले के अंदर घुस चुकी है। तभी राजा के गार्ड्स इनकम टैक्स के लोगों पर फायरिंग करते हैं ताकि वे डर जाएं। इधर राजा अपने असिस्टेंट से कहता है कि वो सारा सोना और पैसा लेकर किले से निकले। किले की छत पे तोपें चलाई जाती हैं और राजा आकर कहता है, अब चले जाओ यहाँ से, वरना सच में गोलियां मिलेंगी। फिर राजा के गुंडे इनकम टैक्स के लोगों पर हमला कर देते हैं और आखिर में उन्हें भगा दिया जाता है। अब अगले सीन में सारा काला धन राजा के असिस्टेंट एक दूसरे रास्ते से लेकर जा रहे हैं। रास्ते में वो देखते हैं कि सामने अमेय पटनायक की जीप खड़ी है। अमेय अपनी जीप से उतरते हैं और कहते हैं, राजा को पकड़ने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार हमला किले पर ही किया जाए। अमेय हल्के से मुस्कुराकर इशारा करते हैं और हम देखते हैं कि पूरी टीम पीछे आ रही है। अमेय और उनकी टीम राजा के सारे काले धन को जब्त कर लेती है। सभी जीपों के साथ अमेय पटनायक जयपुर के इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचते हैं। राजा का असिस्टेंट अमेय को रिश्वत देने की कोशिश करता है, कहता है 7-8 लाख में मामला सेट कर लेते हैं। अमेय का असिस्टेंट महेंद्र राजा के असिस्टेंट को पर्ची देता है। राजा का असिस्टेंट पर्ची देखकर शॉक्ड हो जाता है। 2 करोड़ की डिमांड को देखकर अमेय कहते हैं कि बहुत हुई ईमानदारी और ये गरीबी वाली नौकरी। 2 हफ्तों के बाद हम जेल में ताऊजी को देखते हैं, जिनके यहाँ अमेय पटनायक ने 7 साल पहले रेड डाली थी। वे अभी भी 7 साल की सजा काट रहे हैं और दुखी हैं कि उनके परिवार वालों ने ही अमेय को सब कुछ बता दिया था, जिसके चलते वे अभी तक जेल में हैं। जेलर और हवलदार ताऊजी की पूरी सेवा में लगे हैं और ताऊजी को इंतजार है कि कब उन्हें पैरोल मिलेगी। इधर अमेय की पत्नी मालिनी पटनायक यानी वानी कपूर ड्रॉर से कुछ साड़ी निकाल रही होती है। तभी पीछे से अमेय आते हैं और मालिनी को एक साड़ी थमाते हुए धीमे लहजे में कहते हैं, फिर से ट्रांसफर हो गया है। मालिनी अमेय से सीधा सवाल करती है, इस बार तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, तो फिर ट्रांसफर किस बात का? अमेय बस एक अखबार की ओर इशारा करते हैं जिस पर लिखा होता है, अमेय रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। और मालिनी उसे देखे बिना ही कह देती है, मुझे पता है मेरे पति कभी रिश्वत नहीं ले सकते। मालिनी को अमेय और उसकी ईमानदारी को पूरा भरोसा है। अमेय अपनी फैमिली को लेकर नई पोस्टिंग की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ वे राजस्थान के शहरों से होते हुए भोज में पहुँचते हैं। भोज में एंटर करते ही हर तरफ एक ही चेहरा देखने को मिलता है, जिसकी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी होती है। वो है दादा भाई का, यानी रितेश देशमुख का और उनके फाउंडेशन का। अगले सीन में सुबह का वक्त है। एक घर के आंगन में बने मंदिर में दादा भाई दूध से अपनी माँ के पैरों को धो रहे हैं, साथ ही मंत्रों का उच्चारण भी कर रहे हैं। माँ की आंखें गर्व से चमक रही हैं। दादा भाई हर रोज यही करते हैं, वे भगवान की मूर्ति के आगे नहीं झुकते बल्कि माँ के पैरों में सिर रखते हैं। दादा भाई भोज के कैबिनेट मिनिस्टर हैं और उनका एक फाउंडेशन है, सुषमा जन कल्याण फाउंडेशन, जो यकीनन उन्होंने अपनी माँ के नाम पर बनवाया है। अमेय टाइम से अपने नए ऑफिस आते हैं, जहां एक चपरासी हैरान हो जाता है कि पहली बार कोई ऑफिसर टाइम पर आया है। धीरे धीरे सब आते हैं और सबकी निगाहें एक एक करके अमेय पटनायक पर टिक जाती हैं। अमेय पटनायक जो फाइलों में उलझे हुए हैं। खैर 10 बजे तक पूरा स्टाफ आ जाता है। फिर हमें उनसे कहते हैं कि पिछले 10 सालों की हर बिजनेसमैन की फाइल निकालिए ताकि हम देख सकें। वहाँ की ऑफिसर गीता, जो अमेय को अपना रोल मॉडल मानती है, सबको बताती है कि पटनायक ने अब तक कितनी रेड मारी है। ऑफिस में गॉसिप चल रही है कि अमेय का 74वां ट्रांसफर है, और वो भी इस बार रिश्वत मांगते हुए। अगले दिन अमेय की फैमिली दादा भाई के फाउंडेशन पहुंचती है, जहां अमेय फाउंडेशन की इमारत को निहार रहे होते हैं और कहते हैं, जरूर देश विदेशों से डोनेशन आता होगा। तभी पीछे से दादा भाई यानी रितेश देशमुख की आवाज आती है और कहते हैं, हमारी नज़र में डोनेशन भी रिश्वत होती है। आप पहले ईमानदार ऑफिसर हैं जो भोज आए हैं। अमेय भी हाथ जोड़कर सिर झुकाते हैं और दादा भाई उन्हें फाउंडेशन दिखाने ले जाते हैं। लेकिन अमेय के मन में फिर कुछ खटकता है। अगले दिन वह पास की जूते की दुकान पर जाते हैं और सैंडल खरीदते हुए दुकानदार से पूछते हैं, दादा भाई कौन है? दुकानदार खुलासा करता है कि दादा भाई की पहले चप्पलों की दुकान थी और वो सबकी मदद करता था, लेकिन फिर दुकान चलना बंद हो गई। दुकान बेचकर उसने लोगों को खाना खिला दिया।
दादा भाई एक दिन पूरे कंगाल हो गए और उनके पास कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास अब भोज के लोगों का सपोर्ट था। जहां लोग कहते हैं कि आप इलेक्शन में खड़े हो जाओ। यह बात मानकर दादा भाई चीफ मिनिस्टर के पास चले जाते हैं टिकट मांगने, लेकिन चीफ मिनिस्टर दादा भाई की बेइज्जती करते हैं। चप्पल उठाकर यहाँ से निकलो, ये कहते हैं। दादा भाई की सबके सामने खूब किरकिरी होती है, लेकिन दादा भाई की बेइज्जती देखकर लोग उन्हें खूब सपोर्ट करते हैं और दादा भाई अपनी पार्टी बना लेते हैं और चीफ मिनिस्टर की पार्टी को इलेक्शन में हरा देते हैं। दादा भाई से सपोर्ट मांगने चीफ मिनिस्टर आते हैं और दादा भाई उनसे कहते हैं आपने मेरी बेइज्जती की थी तो माफी मांगिए। चीफ मिनिस्टर माफी मांगते हैं और इस तरह दादा भाई होम मिनिस्टर बन जाते हैं। मंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले फाउंडेशन खड़ा किया, जहां लोगों को रोजगार और कारीगर दोनों मिल जाते हैं। फिर दादा भाई कैबिनेट में मंत्री बना दिए जाते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में। पटना की पड़ताल में एक और बात सामने आती है कि दादा भाई की एक प्रेमिका थी नेहा नाम की, जो एक एक्सीडेंट में मारी गई। इधर होली के दिन मालिनी ने घर पर छोटी सी पार्टी रखी है। अब पार्टी में अमेय थोड़ा थरकी हो रहे हैं अपनी बीवी को देखकर। पार्टी के बीच में अमेय को एक कॉल आता है। अमेय पार्टी से बाहर चले जाते हैं। इधर मालिनी पार्टी में अमेय को ढूंढ रही है। अगली सुबह अमेय अपने ड्राइवर के साथ एक खेत में पहुंचते हैं। पूरे खेत को ध्यान से देखने के बाद उनका ध्यान गन्नों के खेतों पर जाता है। वे पूछते हैं सीजन शुरू हो गया फिर भी गन्ने की फसल क्यों नहीं कटी। एक आदमी बताता है कि विक्रम गड़ियाल नाम का एक आदमी है, उसका मानना है कि फसल खड़ी रहे तो बरकत होती है। हर साल ये ड्रामा करता है। अमेय को शक होता है। इसके बाद अमेय रात में अपनी कर्मचारी गीता को फोन करते हैं। फिर धीरे धीरे करके हर ऑफिसर को फोन करते हैं और एक एरिया में जमा होते हैं, जहां गीता कहती है कि सर की 75वीं रेड होने वाली है और मैं काफी एक्साइटेड हूँ। तभी वहां अमेय काफी सारे लिफाफे लेकर आते हैं, जिसमें लिखा होता है मनोहर धनखड़, यानी दादा भाई। अशोक धीरे से कहता है इतनी भी ईमानदारी अच्छी नहीं जो इतने अच्छे आदमी के घर पर रेड डलवाए। अमेय कहते हैं कि आप मुझे समझने में गलती कर गए और फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जिसमें अमेय पटनायक यानी अजय देवगन बताता है कि उसने रिश्वत नहीं ली थी, बल्कि अपने आप पर रिश्वत का इल्जाम लगवाया था ताकि उनका ट्रांसफर भोज हो जाए। अमेय इनकम टैक्स के स्टाफ को बताता है कि कैसे उन्होंने राजा के किले पर रेड मारी, फिर 2 करोड़ की रिश्वत मांगी और वो 2 करोड़ रुपया दादा भाई के यहाँ से आया था। और पटनायक खुद पर झूठा आरोप लगवाकर भोज चले जाते हैं। ट्रांसफर के बाद अमेय भोज में खूब छानबीन करते हैं। इधर मेहनती शेयर मार्केट में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और 50 सेल कंपनियां जो कुछ समय पहले ही बनाई गई हैं, जिनके जरिए सारे पैसे का लेन देन हो रहा है। इधर अमेय अपने घर में बैठे हैं और घर में बेटी का चश्मा ढूंढने वाले डायलॉग से उन्हें आइडिया मिलता है कि कई बार चीजें आमने सामने ही होती हैं, बस देखने का नजरिया होना चाहिए। और वहीं उन्हें दिखता है फाउंडेशन के बाहर लगा हाथ वाला स्टैचू। फिर अमेय रात में फाउंडेशन आते हैं और हाथ वाले स्टैचू का एक टुकड़ा काटकर चले जाते हैं। अमेय कॉल करके कमिश्नर अंजनी से दादा भाई के खिलाफ रेड वारंट मांगते हैं, लेकिन अंजनी कहते हैं कि सिर्फ शक के बेस पर मैं तुम्हें वारंट नहीं दे सकता और प्रूफ मांगते हैं। अमेय को पता चलता है कि फाउंडेशन का वह स्टैचू सच में सोने का है और फिर वह पहुंचते हैं गन्ने के खेत में, जहाँ वो खुदाई करते हैं। जमीन के अंदर दबे बक्से मिलते हैं। अमेय कमिश्नर को सबूत देते हैं, सोने के स्टैचू और खेत के नीचे बक्सों की तस्वीरें, और पूरे 30 वारंट मांगते हैं और कमिश्नर 30 वारंट पर साइन कर देते हैं। कहानी फिर से वर्तमान में आती है, जहां अमेय कहते हैं कि मैंने बेईमान बनने का ढोंग किया था। यहाँ पूरी टीम की सांसें थमी हुई हैं और सब घबराए हुए हैं, क्योंकि यहाँ रेड उस आदमी के घर में पड़ने जा रही है जो भोज का भगवान है। सुबह होते ही पूरी टीम पहुंचती है दादा भाई के घर पर, जहां अमेय को रोका जाता है, लेकिन वह गेट खुलवा ही लेते हैं। अमेय की पूरी टीम, सारे लोग दादा भाई के सामने खड़े हैं और इधर वह अपनी माँ के पैर धोने के बाद अमेय से आंख मिलाता है, जहां अमेय उनसे कहते हैं कि आपके नाम का सर्च वारंट है। अमेय की माँ पूछती है ये कौन है, तो दादा भाई कहते हैं इन्हीं अफसर ने तो 7 साल पहले लखनऊ में ताऊ जी के यहाँ रेड डाली थी, आज हमारे यहाँ आए हैं छापा मारने। इधर इनकम टैक्स की एक टीम दादा भाई के पार्टी ऑफिस में पहुंचती है, एक टीम गन्ने के खेतों में आती है। दादा भाई के घर में अभी तक कुछ नहीं मिला, इधर खेतों की खुदाई से भी कुछ नहीं मिलता। एक टीम मंदिर में जाती है, एक टीम छत पर जाती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता। सब टीम अमेय को रिपोर्ट करती है कि सर हमें कहीं पर भी कुछ नहीं मिला। अमेय हैरान है, परेशान है, क्योंकि चीजें उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखी थी, वो आखिर कहाँ गई। जब पटनायक को दादा भाई के घर से कुछ नहीं मिलता तो अमेय पटनायक को सीधा सस्पेंशन लेटर मिल जाता है और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है।
अब पटनायक अपनी पत्नी और बच्ची के साथ ससुर के घर में रह रहे हैं। टेबल पर एक पर्ची पड़ी है जिसमें लिखा है नेहा राठौर। इधर ताऊ अब पेरोल पर जेल से बाहर है और वे न्यूज़पेपर पढ़कर अपने आदमी से कहते हैं कि दादा भाई के घर अमेय पटनायक ने रेड डालकर खुद को ही फंसा लिया। दूसरी तरफ राजा कुंवर सिंह और दादा भाई अमेय के सस्पेंड हो जाने का जश्न मना रहे हैं। इधर अमेय भोज की लाइब्रेरी में नेहा राठौर की मौत से जुड़ी जानकारी ढूंढ रहे हैं। उसके बाद अमेय अपनी बीवी को फोन करते हैं और बताते हैं मैंने एक चीज ढूंढ ली है जिसके जरिए दादा भाई पर केस किया जा सकता है। उसके बाद अमेय रेलवे के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुनीत को कॉल करते हैं और नेहा राठौर के बारे में पूछते हैं। अमेय उनसे सारी जानकारी लेते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि नेहा ने सुसाइड किया था और लेटर में दादा भाई का नाम था, लेकिन बाद में वह रफा दफा कर दिया गया। पुनीत उन्हें एक पुराने दोस्त के बारे में बताता है और अमेय उसे कॉल करते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे तेरी मदद चाहिए। हालांकि उस आदमी की पहचान अभी नहीं बताई जाती, लेकिन वह आदमी आता है और अमेय को कुछ डॉक्यूमेंट दे देता है। पटनायक महंत को बुलाते हैं और पता लगाते हैं कि नेहा राठौर के नाम पर क्या क्या किया गया। महंत उनको बताता है कि नेहा राठौर के नाम पर 80 बीघा जमीन है जिस पर 5 स्टार होटल बना हुआ है। महंत कुछ और भी फाइलें लाता है, एक एक करके पटनायक को दे दी जाती हैं। अमेय उसके बाद रेलवे ऑफिस जाते हैं और एक लड़की से मिलते हैं जिसका नाम है जया। जया उन्हें पहचानती है लेकिन बात नहीं करती। अमेय और भी लड़कियों से बात करने की कोशिश करते हैं और कोई भी लड़की दादा भाई के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं होती। अमेय मालिनी को बताते हैं कि दादा भाई ने रेलवे में नौकरी दिलाने के बदले लड़कियों का यौन शोषण किया और उनके रिश्तेदारों की जमीनें भी खरीद ली। अमेय कमिश्नर से मदद मांगते हैं। कमिश्नर सीधा कहते हैं तुम्हें पैसा ढूंढकर निकालना है, वह तुमसे नहीं हो पाया और हम लड़कियों के जरिए दादा भाई पर केस नहीं कर सकते। कमिश्नर कहते हैं हमें तुम्हारी तरह कोई ईमानदार ऑफिसर चाहिए दादा भाई के खिलाफ केस लड़ने के लिए। अमेय कहते हैं ईमानदार नहीं, इस बार जरूरत है बेईमान की। और वहीं एंट्री होती है वकील देवेंद्र गहलोत की। पेशे से वकील, लेकिन चाल ढाल से कई ज्यादा। अमेय उनके पास आते हैं दादा भाई के खिलाफ PIL डलवाने, साथ में कुछ पैसे भी देते हैं और कहते हैं कि प्रेशर आने पर बदल तो नहीं जाओगे। दूसरी तरफ दादा भाई का असिस्टेंट उन्हें बताता है कि उनके खिलाफ जनहित याचिका डाली गई है कि दिल्ली में एक बेईमान किस्म का वकील है जो शरीफ लोगों को बदनाम करता है। तभी दादा भाई का फोन बजता है। अमेय कहते हैं याचिका में तुम्हारे पुराने कर्मों की सजा है। दादा भाई कहते हैं भोज में मेरी पूजा होती है, लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अमेय कहते हैं एक टिप आपने दी थी, अब एक टिप मैं देता हूँ। अमेय नेहा राठौर का नाम रिवील करते हैं। अगले सीन में ताऊजी दिखते हैं और वो अपने आदमी बजाज को इशारों में समझाते हैं कि पटनायक किसी वकील के कंधे पर बंदूक रखकर दादा भाई को निशाना बना रहा है। इसके बाद भोज के इनकम टैक्स ऑफिस में लल्लन सुधीर की एंट्री होती है डिप्टी कमिश्नर के रूप में। फिर बालों पर हाथ फेरते हुए सबको अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है हमारा वर्किंग स्टाइल अमेय पटनायक से अलग है और रेट तो हम करेंगे ही, लेकिन बताकर। अब लल्लन को सब अजीब नजरों से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये कितना करप्ट इंसान है। लल्लन सबसे पहले उनसे दादा भाई के बारे में पूछता है और रात में सीधा दादा भाई के घर पहुंच जाता है। लल्लन दादा भाई से कहता है हम आपसे माफी मांगने आए हैं। अगली सुबह वकील गहलोत के चैम्बर के बाहर दादा भाई का असिस्टेंट खड़ा होता है। वो कहता है गहलोत से क्या चाहिए पीछे हटने के बदले। गहलोत कहता है मैं आपको नाराज नहीं करूंगा। दूसरी तरफ अमेय उसी खेत में खड़ा है। वह जमीन का इंस्पेक्शन करता है और कुछ पुराने निशानों को बड़े ध्यान से देख रहा होता है और फोन लगाता है गीता को और एक इन्फॉर्मेशन देता है। दूसरी तरफ दादा भाई का असिस्टेंट कहता है कि वकील ने 2 करोड़ मांगे हैं रिश्वत के तौर पर। दादा भाई का छोटा भाई मना करता है, लेकिन दादा भाई कहता है यह हमें देना ही होगा वरना दिक्कत हो जाएगी। इधर होटल में गीता पटनायक को इन्फॉर्मेशन देती है कि कैसे रेट से 1 रात पहले वहां से सारा पैसा निकालकर विक्रम घड़ियाल के पास रखा गया। अमेय गीता से कहते हैं यह टिप लल्लन को दे दो और उसके साथ जाकर वहां रेड कराओ। गीता उसी रात लल्लन के घर पहुंचती है और रेड मारने को कहती है। लल्लन खुश हो जाता है और अगले दिन इनकम टैक्स की पूरी टीम निकल पड़ती है विक्रम घड़ियाल के घर की तरफ रेड करने। घर के अंदर आकर लल्लन विक्रम घड़ियाल को बुलाता है और कहता है तुम्हारे घर पर रेड पड़ी है। लल्लन फ्रिज खोलता है और फ्रिज खोलते ही ढेर सारा कैश भरा पड़ा है। विक्रम घड़ियाल बार बार कहता है कि कुछ ले देकर रफा दफा कर लो, लेकिन लल्लन कुछ नहीं सुनता। विक्रम आखिरकार बता देता है कि दादा भाई का सारा कैश, सारा सोना संदूकों में भरकर घास के पीछे छुपाया गया है। लल्लन सारा का सारा माल सील करवा कर गाड़ी में भर लेता है
थोड़ी दूर पर खड़ा पटनायक यह सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है। तभी ऑफिसर्स लल्लन के साथ वहां से निकल जाते हैं। अमेय फिर से दादा भाई को कॉल करते हैं और कहते हैं जरूरत आपको 2 करोड़ की है और 20 करोड़ आपके गए। दादा भाई कहते हैं पांडव कब से ये सब करने लग गए। और अमेय कहते हैं मैंने कब कहा कि मैं पांडव हूँ, मैं तो पूरी की पूरी महाभारत हूँ। दादा भाई गुस्से में पूछते हैं आखिरकार रेड करने गया कौन था। उसके लोग बताते हैं कि कोई और नहीं, लल्लन ही गया था। लल्लन आता है और दादा भाई के पैरों में गिर जाता है। वह यकीन दिलाता है कि मैं आपके साथ हूँ, मुझे नहीं पता था कि वो पैसा आपका है, वरना मैं रेड पर जाता ही नहीं, लेकिन मेरे पास ऊपर से ऑर्डर आया था। दादा भाई कहते हैं अब से जब भी भोज में रेड मारोगे तो पहले हमें बताओगे। अमेय अभी भी सबूतों की तलाश में लगे हुए हैं। इधर गहलोत का फोन आता है सीधा दादा भाई के असिस्टेंट को कि अगर उसको 2 करोड़ की रिश्वत नहीं दी तो याचिका कोर्ट में डाल देगा। दादा भाई का छोटा भाई दिल्ली आता है IAS के बंगले पर। दोनों घर की छत के ऊपर जाकर पानी की टंकी से पैसा निकाल रहे होते हैं। पीछे से इनकम टैक्स की टीम वहां आकर धमकती है। सब कुछ पकड़ में आ जाता है और साफ हो जाता है। इनकम टैक्स की टीम कमल चौहान को पकड़ लेती है। दादा भाई कहते हैं इनकम टैक्स की टीम को ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है। रात होती है, एक सफ़ेद गाड़ी घर के अंदर आती है और उसमें से दादा भाई का असिस्टेंट विनय निकलता है और पीछे से अमेय आते हैं। विनय चौंक जाता है लेकिन अमेय को देखकर मुस्कुराता है और फिर हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि अमेय पटनायक का सबसे भरोसेमंद साथी कोई और नहीं बल्कि दादा भाई का असिस्टेंट विनय ही होता है, जो दादा भाई के साथ रहते हुए हर इन्फॉर्मेशन अमेय पटनायक तक पहुंचा रहा था। उधर गहलोत फिर से विनय को फोन करते हैं पैसों के लिए। विनय कहता है पैसे मिल जाएंगे। दूसरी तरफ दादा भाई गहलोत को फार्म हाउस पर लाने को कहते हैं। कहानी में नया मोड़ आता है। अब अमेय की पत्नी मालिनी भी मैदान में उतरती है। मालिनी रेलवे में काम करने वाली उन लड़कियों से मिलने जाती है जिनके साथ दादा भाई ने यौन शोषण किया था। फार्म हाउस पर विनय और गहलोत आते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही इनकम टैक्स की टीम फिर से आती है। इस बार उन्हें कुछ नहीं मिलता। दूसरी ओर मालिनी की कोशिश रंग लाने लगती है। सबसे ज्यादा जोर जया पर है। मालिनी चाहती है कि जया किसी भी हाल में इन्फॉर्मेशन दे दे। उधर दादा भाई को शक था कि उनके बीच कोई अपना ही है जो उन्हें धोखा दे रहा है। वो विनय को पकड़ लेते हैं और विनय को बुरी तरह पीटा जाता है। दादा भाई अमेय को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं हमने उसे मारा नहीं है, बस गायब किया है। वहीं अब गहलोत को 2 नहीं पूरे 5 करोड़ की रिश्वत दी जाती है। इधर कोर्ट रूम में भीड़ भरा माहौल है। गहलोत की बातों से लग रहा है कि वो दादा भाई के फेवर में जाएगा, लेकिन तभी वो कहते हैं टेप रिकॉर्डर ऑन करिए और वो टेप चलती है जिसमें दादा भाई खुद उसे रिश्वत देते हुए सुने जाते हैं और सामने आता है 5 करोड़ से भरा बैग। साथ में अमेय भी मौजूद है वहाँ। गहलोत जज को बताते हैं कि दादा भाई ने कई लड़कियों के नाम पर जमीन खरीदी, उन्हें नौकरी भी दिलवाई और उनके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए, और ऐसे करके गहलोत सारे सबूत पेश करता है। साथ में ये भी डिमांड करता है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो तब तक दादा भाई को भोज से तड़ीपार कर दिया जाए। जज गहलोत की बात मानकर दादा भाई को भोज से दूर रहने का ऑर्डर दे देते हैं। कोर्ट रूम के बाहर अमेय अब दादा भाई को खुला चैलेंज देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लल्लन अब फिर से दादा भाई के पास आता है और कहता है ऊपर से ऑर्डर है, पूरे भोज पर छापा मारना है। अगर कुछ छुपाया है तो बता दो या फिर कहीं छुपा दो, वरना सब कुछ बाहर आ जाएगा। वहीं दादा भाई एक बड़े वकील से मिल रहे हैं और जमीनों के पेपर्स देते हैं और कहते हैं ये सब कुछ आप ले लो, बस कैसे भी करके भोज से तड़ीपार जाना हटवा दो। दूसरी तरफ पटनायक कमिश्नर ऑफिस में बैठे हैं और अपना सस्पेंशन कैंसिल करवा रहे हैं और कहते हैं कि मैं दादा भाई से सारा गोल्ड और कैश लेकर आऊंगा और अगर नहीं आ सका तो ये मेरे करियर की लास्ट रेड होगी। दादा भाई अमेय को कॉल करते हैं और बताते हैं कि मेरा तड़ीपार जाना कैंसिल हो गया है। इधर अमेय भी बताते हैं कि मेरा सस्पेंशन भी कैंसिल हो गया है। यहाँ ये भी खुलासा होता है कि लल्लन दरअसल अमेय का जानकार था, यानी कि अमेय ने ही उसे अपनी जगह भेजा था, जहाँ लल्लन ने आकर दादा भाई का पूरा विश्वास जीत लिया था और कन्विंस किया था कि वो अपना सारा माल कहीं शिफ्ट कर दे। और लल्लन बताता है कि दादा भाई ने अपना सारा पैसा एक 5 स्टार होटल में छुपाया है और फिर तैयारी होती है 75वीं रेड की। और इसके साथ ही होटल में इनकम टैक्स की गाड़ियां घुसनी शुरू हो जाती हैं। मैनेजर सवाल करता है आप कौन है? अशोक कहता है होटल पर रेड पड़ी है। इधर दादा भाई संसद में हैं, तभी उनका एक आदमी आता है और बताता है कि होटल में रेड पड़ चुकी है। दादा भाई बिना एक शब्द बोले उठते हैं और निकल पड़ते हैं। इधर होटल की तलाशी लेने के लिए एक टीम रूम्स के अंदर जा रही है। टीम 2 हिस्सों में बढ़ती है, आधी अमेय के साथ, आधी लल्लन के साथ।
लल्लन पेंट्री रूम खुलवाता है जहां गद्दों के अंदर नोट भरे पड़े हैं। फिर पटनायक दीवारों को ठोकते हैं, एक तरफ आवाज आती है और दूसरी तरफ नहीं। मैनेजर घबरा कर कहता है पीछे लॉन्ड्री रूम है। अशोक गीता को उकसाता है और कहता है अपने हीरो को ताकत दिखाओ। गीता साड़ी संभालती है और दीवार को तोड़ देती है। सामने खुलता है काले धन का स्लैब, नोटों के पहाड़ और सोना। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं, जहां अंदर कैश के बंडल और सोने के बिस्किट ऐसे गिर रहे होते हैं कि क्या कहें। इधर ताऊजी बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, यानी वो चीफ मिनिस्टर को कहते हैं कि दादा भाई डूबता जहाज है और तुम उनसे दूर रहना, और कहते हैं दादा भाई के सारे विधायक अपनी पार्टी में खींच लो। और दादा भाई के कुछ विधायकों का पाला बदल जाता है। दादा भाई सीधा प्रधानमंत्री को कॉल करते हैं। अब प्रधानमंत्री इस केस से पहले से ही वाकिफ हैं, वह कॉल इग्नोर कर देते हैं। गाड़ी में बैठे दादा भाई पागलों की तरह फोन पटक देते हैं। सब कुछ हाथ से फिसल चुका है। इधर उसी होटल में एक रूम में विनय भी मिलता है, घायल सिचुएशन में। इसके बाद दादा भाई भोज में आते हैं और पीछे इधर होटल के बाहर दादा भाई के हजारों गुंडे और सपोर्टर नारेबाजी कर रहे हैं और हिंसक हो रहे हैं। उधर होटल में इनकम टैक्स ऑफिसर फंस चुके हैं। दूसरी तरफ मालिनी अपनी पड़ताल में सक्सेस हो जाती है और सारी लड़कियों को मना लेती है। लड़कियां कहती हैं कि वो दादा भाई के खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं, और मालिनी उन सब लड़कियों को लेकर पहुंचती है दादा भाई की माँ के पास और दादा भाई की माँ को सच्चाई बताती है। दादा भाई की माँ टूट जाती है। अगले सीन में दादा भाई सामने आते हैं और अमे से पूछते हैं आप तो ईमानदार थे, हमारे खजाने तक कैसे पहुंचे। पटनायक अपना आखिरी पत्ता खोलते हैं लल्लन को सामने लाकर। दादा भाई कहते हैं बाहर जो लोग हैं वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अमे उन्हें देखते हैं और निकल पड़ते हैं। दादा भाई के कहने पर उसके आदमी हमला करने लगते हैं, गाड़ियां तोड़ते हैं, जला भी देते हैं। लल्लन और अमे सब देख रहे हैं। जब भीड़ ज्यादा हिंसक होती है, लल्लन विंडो तोड़ता है और उसमें से नोटों की बारिश करता है। अब कोई कितना भी बड़ा सपोर्टर हो, उसकी कमजोरी तो पैसा ही है। पब्लिक नोटों पर टूट पड़ती है। यहाँ दादा भाई देखता है कि ये क्या हो गया। एक पल में इनकम टैक्स की टीम के लिए रास्ता साफ हो जाता है और सारा कैश ट्रक में भरकर निकाल दिया जाता है। क्रेन उतरती है और सोने के हाथ को बाहर निकाल लिया जाता है, जिसकी तलाश पूरी फिल्म में थी। अगले सीन में दादा भाई के गुंडे अमे और उसकी टीम पर अटैक करने वाले होते हैं कि बीच में आ जाती है दादा भाई की माँ। कुछ गाड़ियां आकर रुकती है, जिनमें से उतरती है दादा भाई की माँ, अमे की पत्नी और वो लड़कियां जिनके साथ दादा भाई ने गलत किया था। दादा भाई की माँ शर्मिंदा होती है और चप्पल उतारकर सर पर रखने लगती है। दादा भाई आकर अपनी माँ को रोकते हैं और कहते हैं कि दादा भाई से बहुत बड़ी गलती हुई है। माँ रोते हुए जोर से थप्पड़ लगाती है और सबके सामने दादा भाई की पोल खुल जाती है। अब इसके बाद सारे लोग अमे को छोड़कर दादा भाई को मारने के लिए टूट पड़ते हैं, लेकिन अमे उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कानून को अपने हाथों में मत लो। दादा भाई अपनी माँ की चप्पलें हाथ में लेकर फूट फूट कर रोने लगते हैं और इस तरह से दादा भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिल्म के आखिर में अमे पटनायक आते हैं एक बुजुर्ग इंसान के पास, जिस बुजुर्ग इंसान ने भीड़ में अमे पटनायक को एक पर्ची दी थी जिस पर लिखा था नेहा राठौर। ये बुजुर्ग इंसान कोई और नहीं बल्कि नेहा राठौर का दादा होता है और अमे को दादा भाई के सामने खड़े होने के लिए थैंक यू बोलता है। अगले सीन में दादा भाई जेल में हैं और एक कोने में चुपचाप बैठ जाते हैं। तभी ताऊजी आते हैं और कहते हैं अब बाहर कैसे जाओगे, और दादा भाई की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और इसके साथ होता है मूवी का एंड। और ये भी साफ हो जाता है कि रेड 3 तो आएगी, क्योंकि ताऊजी और दादा भाई दोनों मिल चुके हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये थ्रिलर फिल्म? जो भी हो आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं।